हेलो दोस्तों, यहाँ हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20th लेक्चर आपके सामने ले आए हैं, जिसमें हमें एसिड और बेस केमिस्ट्री का भी 4th लेक्चर डिस्कस करना है। एसिड बेस केमिस्ट्री का 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें भाइयों हम ऑर्गेनिक एसिड को डील कर रहे थे। ऑर्गेनिक एसिड हमने पिछले लेक्चर में कौन कौन से एसिड डील कर लिए थे? कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म कर दिया था, फिनॉल को खत्म कर दिया था, और वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या रोल था वहाँ पे सब अच्छा आसानी से हमने देख लिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एसिड। तो भाइयों कार्बन एसिड क्या होते हैं, तो हम इस चीज़ पे बिल्कुल अच्छी तरह डेप्थ स्टडी करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे वेरिएशन होती है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है भाइयों, इस लेक्चर में हम कार्बन एसिड और हाइड्रोकार्बन एसिड को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो आ जाओ भाइयों, कार्बन एसिड। तो कार्बन एसिड जिनके पास कार्बन होंगे और कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। तो पहले एक छोटा सा मोटा इंट्रो ले लो, मतलब कार्बन एसिड कैसे अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या रोल होगा उसको हम देख लेते हैं। तो कार्बन है, तो एसिड क्या होते हैं? जो अपने प्रोटॉन को डोनेट करे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये H पॉजिटिव है निकल जाएंगे और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा? तो मतलब जैसे ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो कार्बन पे आ जाएगा भाइयों हमारा नेगेटिव चार्ज। तो मतलब यहाँ पर जो कार्बन एसिड की जो स्टेबिलिटी होगी, तो ये एक तरीके से कार्बो एनायन फॉर्म हुआ ही नहीं हुआ, कार्बो एनायन। तो भाई यहाँ पर कार्बो एनायन फॉर्म हुआ, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना स्टेबल कार्बो एनायन होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी नहीं होगी? तो मतलब यहाँ पर कार्बन एसिड के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन पे हमें ध्यान रखना है कि जितना स्टेबल कार्बो एनायन होगा उतना तगड़ा एसिडिक नेचर हमारा बढ़ जाएगा, तो हमें कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, मोर स्टेबल कार्बो एनायन, मोर स्टेबल कार्बो एनायन, हेंस मोर एसिडिक नेचर। ठीक है भाइयों, जितना स्टेबल हमारा कार्बन एनायन होगा उतना एसिडिक नेचर हाई हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। यहां पर कार्बन एसिड के अंदर एसिडिक नेचर में जो डील करेंगे, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन को देखेंगे। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बन एनायन की, और एसिडिक नेचर भी हाई हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं कार्बन एसिड में किस एसिड को हम पढ़ने वाले हैं। कार्बन एसिड में बेसिकली हम कार्बोनिल बेस्ड एसिड को पढ़ने वाले हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो भाई यहाँ पे भी हमें स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ही देखना है, कार्बो अनायन ही देखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? जो ये वाले ग्रुप कंटेन हो, C डबल बॉन्ड OX, ऐसे ग्रुप क्या होते हैं? कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा क्या है वो चीज आपको समझाने जा रहा हूं, तो प्लीज पहले इस चीज को देखो, फिर इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमारा कंसेप्ट बहुत हो जाएगा मजबूत। तो आ जाओ भैया, जैसे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और X ग्रुप है, ठीक है, समझो ये H ग्रुप भी है हमारा, तो जिसे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो भाइयों, यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है जो कार्बोनिल कंपाउंड का, वो अल्फा कार्बन पे डिपेंड करता है। किस पे? अल्फा कार्बन। तो ये कार्बोनिल से अटैच जो कार्बन होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन से अटैच अल्फा हाइड्रोजन होंगे नहीं होंगे? अगर वो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए, प्रोटोनेट हो जाए, तो इस पे अनायन आएगा, अनायन फॉर्म होगा, यानी कार्बोनाइन फॉर्म होगा। और ये कार्बोनाइन देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ रेजोनेंस में जा रहा है, और रेजोनेंस में जाएगा विद किसके? C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ। तो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव। तो भाई यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर कंटेन करके रखते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये बिकॉज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, इसी वजह से ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन पे देखना है हमें। ठीक है, तो हमें अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को प्रोटोनेट करवाने हैं। क्या करने हैं? डीप्रोटोनेट करवाना है, नहीं करवाना? तो अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट करवाओ, फिर देखो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो हमें क्या देखना है कार्बोनिल कंपाउंड में? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं, फिर अनायन फॉर्म करना है, अनायन की फिर स्टेबिलिटी चेक करनी है, और फिर बाद में जब हमारे पास बहुत सारे अनायन होंगे तो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है क्या रहेगा। तो इतना याद रखना, जितना ज्यादा स्टेबल अनायन होगा उतना ज्यादा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।
तो बस आज इसके पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले। हमें क्या देखना है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज करवाना है, फिर चेक करनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन कितनी है। तो भाई देखो हमारे पास 4 तरह के अल्फा मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड और ईस्टर। क्या है? अल्डिहाइड, कीटोन, इनको बोलते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप होते हैं, और वो ईस्टर ग्रुप है। तो भाइयों अल्फा कार्बन चेक करो, यहां पर ये अल्फा कार्बन है या नहीं है, यहां पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, यहां पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। और इस ग्रुप से अटैच यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, वहां पे ऑक्सीजन अटैच है। तो देखो भाइयों, तो अल्फा कार्बन से जुड़े होंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन शो करो भाइयों, हमने हाइड्रोजन शो कर दिए, हाइड्रोजन शो कर दिए। तो भाई हमें पता है एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करे। तो लो भाई प्रोटॉन डोनेट कर दो, डोनेट करेंगे तो भाई देखो डोनेट कर दिया हमने। प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे नहीं आएंगे, सभी कार्बोनाइन फॉर्म होंगे, सभी कार्बोनाइन फॉर्म होंगे। और कार्बोनाइन फॉर्म होंगे तो चेक करना है, तो देखो भाइयों कार्बोनाइन फॉर्म होंगे तो इसका जो कार्बोनाइन फॉर्म होगा कुछ डबल बॉन्ड O H और नेगेटिव चार्ज चाहिए। आप बोलोगे ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं रिलीज किया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन था नहीं, और अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को ही रिमूव करेंगे, ठीक है, फिर कार्बोनाइन फॉर्म करेंगे, तभी तो कार्बोनाइन बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर कार्बोनाइन बनेगा, और इन दोनों में किसी भी अल्फा कार्बन से हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, यहां से भी हाइड्रोजन निकालोगे तब भी बात एक ही रहेगी। तो मैंने यहां से निकाला है, आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, यहां से जब हमने हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और यहां से जब हमने हाइड्रोजन हटाया, ये कौन सा ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, ठीक है भाई, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। अब चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, अनायन की स्टेबिलिटी को ही चेक करना है भाइयों हमें। अनायन की स्टेबिलिटी चेक करो, A, B, C और D में अनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो देखो भाइयों, देखो यहाँ जो अनायन है वो बेचारा आराम से रेजोनेंस कर रहा है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनायन की बढ़ जाएगी। तो भाई यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आसानी से स्टेबलाइज कर रहा है, उसको कोई परेशान नहीं कर रहा, हाइड्रोजन ग्रुप के पास कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये बेचारा आराम से अपने आप को डिस्पर्स कर पा रहा है और आसानी से सुखी जिंदगी जी रहा है। तो भाई यहाँ पर तो बिल्कुल आसानी से अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहा है, क्योंकि डिस्पर्स चार्ज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। और इसमें देखो ये जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप होगा, और मिथाइल ग्रुप के पास कौन सी पावर होती है, प्लस आई पावर होती है, प्लस आई पावर होती है नहीं होती है। और ये बेचारा जैसे ही रेजोनेंस करने चढ़ता है, वैसे ही ये प्लस आई पावर से इसको रेजोनेंस करने के लिए रोक देता है, इसको रेजोनेंस करने के लिए रोक सकता है। पर ये नहीं कि ये अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, भाई ये स्टेबलाइज कर पाएगा, इसके कंपैरिजन से ये इसकी स्टेबलाइजेशन कम होगी, क्योंकि वहां पे मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इसकी स्टेबलाइजेशन डिस्टेबलाइज कर रहा है, एनायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रेजोनेंस को रोक रहा है, काफी हद तक कोशिश कर रहा है रेजोनेंस रुक जाए, फिर भी रेजोनेंस होती है यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पे इस एनायन की स्टेबलाइजेशन ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, ठीक है भैया। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे प्लस आई के इफेक्ट के थ्रू इसकी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है इस एनायन की, और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है नहीं हो सकता रेजोनेंस का, पर यहाँ पे देखो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ऑक्सीजन एटम के पास लोन पे रहा है। आपको पिछली वीडियो में प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट मैंने क्लियर कर दिया था एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसा होगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है भैया। देखो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ये बेचारा जैसे एनायन को रेजोनेंस करने जाता है, ये अपने प्लस एम इफेक्ट से इस ऑक्सीजन को अपने साथ से बिजी कर सकता है नहीं कर सकता। तो इस नेगेटिव चार्ज को प्लस आई से भी ज्यादा ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इसको डिस्टेबलाइज करेगा नहीं करेगा। प्लस आई इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में सबसे तगड़ा इफेक्ट कौन होता है, प्लस एम इफेक्ट तगड़ा होता है, देन प्लस एच इफेक्ट होता है, देन प्लस आई इफेक्ट होता है। तो भाई इस चीज क्या जा सकता, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब तगड़ा इफेक्ट होता है, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो भैया देखो यह प्लस आई के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेशन ये करेगा, तो सबसे ज्यादा मतलब हमारा कार्बन सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ही होगा। पर भाइयों यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस कर सकता है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरीके से क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है। तो भाई ये कहता है कि भाई भले ही तू भाई मेरे को डिस्टेबलाइज कर रहा है, पर जैसे तू भाई उधर रेजोनेंस करने जाएगा तो मेरे को मौका मिलेगा, तो मैं यहाँ से रेजोनेंस कर लूंगा, तो भी मैं अपनी स्टेबलाइजेशन को तो जारी रख सकता हूँ। इसी वजह से जब ये अपने आप को इधर से लोन पेयर डोनेट कर इसको इसमें कॉन्जुगेशन करने लगता है, तो इसको मौका मिल जाता है इधर से डीलोकलाइज कर अपने आप को स्टेबल कर लेता है। पर भाइयों
इसके अकॉर्डिंग तो ये इन दोनों में सबसे स्टेबल एनाइन इसका होगा इन दोनों की कंपैरिजन में। क्यों? ये प्लस आई इफेक्ट से, ये प्लस एम इफेक्ट से। अब आ जाओ इस पे, देखो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर, कोई और अदर आइटम नहीं है इसको डीलो मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन करने के लिए, तो इसके लोन पेयर सिर्फ इसी के लिए अवेलेबल होते हैं कॉन्जुगेशन के लिए। तो ये बेचारा यही क्रॉस कॉन्जुगेशन करने जाता है और इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन के लिए रोक देता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल डिस्टेबलाइज करता है इस एनाइन को। क्यों करता है? यहाँ पे बेचारा ऑक्सीजन इसको भी डिस्टेबलाइज करे, तो भाइयों एक बार में एक को ही काम करेगा ना। अगर ये इधर चला गया तो इसको मौका मिल जाता है इधर अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। पर यहाँ पे देखो ये बेचारा ये जो ऑक्सीजन चार्ज यहीं पर डिस्टेबलाइजेशन मतलब अपना डिलोकलाइजेशन कर रहा है और कोई जा ही नहीं रहा, तो इसको मौका ही नहीं मिल पाता अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो सबसे अनस्टेबल एनाइन इसका होगा, फिर देन इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा। मतलब सबसे स्टेबल एनाइन किसका पाया? इसका, क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा था, ये अपने आप को डिस्टेबलाइज इजीली कर पा रहा था। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की वजह से अपने आप को थोड़ा बहुत डिस्टेबलाइज महसूस कर रहा था, पर चल रहा था इसका काम। यहाँ पे प्लस एम ग्रुप लग रहा था, पर यहाँ प्लस एम ग्रुप अदर साइड भी लग रहा था, जिसकी वजह से इसको मौका मिल रहा था स्टेबलाइजेशन के लिए। पर यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट सिर्फ इसी को डिस्टेबलाइज करने में ही लगा पड़ा है और कहीं जा ही नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये होगा, सबसे ज्यादा दुखी बंदा ये होगा। तो मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ही नहीं होगा भाइयों। जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ही नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन किसका है? ए का है, देन बी का, देन सी का, देन डी का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसका है, तो यही इसका हमारा एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा, ए देन बी देन सी देन डी। तो भाई ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया। ठीक है भाइयों, तो कैसे मैंने आपको बताया वो चीज मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया। आपको यही याद रखना है, सब कुछ चेक करना है कि इंडक्टिव पावर से कैसे ये अपने आप को डिस्टेबलाइज कर रहा है। प्लस एम पावर से अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन थोड़ा कम स्टेबलाइजेशन होगी, पर हाँ चलेगा। और अगर प्लस एम पावर कहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, तब दिक्कत हो सकती है, इसकी डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो भाइयों इस चीज को याद रखना कि जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन होगा हमारा, उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो भाइयों ये चीज क्लियर हुआ। अगर मैं इन्हीं ग्रुप के पास, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा। ठीक है, तो यहां पे पता चला एल्डिहाइड सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन है ना, तो एल्डिहाइड की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, देन कीटोन की, देन एनहाइड्रेट की, देन एस्टर की। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इन सभी में से? एल्डिहाइड है, हमने देख लिया। अगर मैं एक ग्रुप और ले आता हूं, जैसे डबल बॉन्ड O और NO2, डबल बॉन्ड O और ये जैसे ये ग्रुप है, जैसे ये देखो HCH2 डबल सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो भाई ये ग्रुप है। अब बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? तो यहां से प्रोटॉन को डिप्रोटोनेट करो, नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, ये -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये नेगेटिव चार्ज विड्रॉ करने की पावर ज्यादा रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज चाहता है मेरे को डिलोकलाइज हो। जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, जितनी जल्दी डिस्पर्जन होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये -M पावर आने से ही ये इसकी डिलोकलाइजेशन पावर इतनी बढ़ गई, इतना ज्यादा डिस्पर्स हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसके पास आ गई। तो इस पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एनाइन होगी। तो ए बी सी डी और ई में सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन इसका हुआ, तो ए से भी ज्यादा ये जीत जाता है, सबसे तगड़ा इफेक्ट आ जाता है इसके पास। ठीक है भाई, इस चीज का याद रखना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है। क्यों होती है? -M ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर इसके डिस्टेबलाइजिंग पावर को बहुत ही कम, मतलब इसके पास स्टेबलाइजिंग पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक को भी बीट कर देता है। ठीक है भाइयों, तो -M ग्रुप के आने से इतना ये हुआ। ठीक है भाइयों, अब आ जाओ इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो आपको क्लियर कर दिया कि मैंने अल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड और ईस्टर में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो भाइयों हमने देखा एल्डिहाइड सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों हुआ? हमने फैक्टर भी देखे। अभी किन्हीं भाइयों को दिक्कत भी आ रही होगी कि ये कैसे चल रहा है, कैसे। अभी 10-15 क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो ये जहन में डल जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो भाइयों इसमें आ जाओ। अब बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास भाइयों ये है डबल बॉन्ड O, और एक ग्रुप है हमारे पास ये। ठीक है भाइयों, डबल बॉन्ड O और H ग्रुप। ठीक है भाइयों, बताओ
बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ए बी और सी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो भैया एसिडिक मैंने क्या बोला, कार्बोनिल कंपाउंड जो ग्रुप है उससे अटैच का अल्फा कार्बन देखो, तो अल्फा कार्बन ये होगा, ये भी अल्फा कार्बन, कहीं से भी अल्फा हाइड्रोजन हटा दो तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हमने बोला यहाँ से हट गया अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बोनिल कंपाउंड से यही अल्फा कार्बन है तो इस पे अटैच अल्फा हाइड्रोजन हटा दो, इस कार्बोनिल कंपाउंड से यही अल्फा कार्बन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया, सभी पे कार्बोनाइन फॉर्म होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो यहाँ पे कार्बोनाइन फॉर्म कर दो भाई, तो यहाँ हमने कार्बोनाइन फॉर्म कर दिया। अब चेक करो इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे देखना है कोई भी इसको डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, ये आसानी से अपने आप को रेजोनेंस करके डिस्पर्जन ऑफ चार्ज कर सकता है, और डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इजिली हो रहा है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ही नहीं हुआ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा ये तो हो गया। अब आ जाओ बी और सी में कंपेयर करो, बी और सी में देख रहे हो जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के लिए जाता है, मतलब डिस्पर्जन के लिए मतलब डीलोकलाइजेशन के लिए जाता है, वैसे ये प्लस एम इफेक्ट कर, ये प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट कर इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए चालू हो जाता है। तो फिर दोबारा ये देखो ये ऑक्सीजन चार्ज इधर भी अपने प्लस एम इफेक्ट के थ्रू यहाँ डीलोकलाइज हो सकता है, और इधर भी अपने प्लस एम इफेक्ट कर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और भाइयों मैं बता देता हूं कि क्रॉस कॉन्जुगेशन आते ही प्लस एम पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, तो ये इसके पास इतनी प्लस एम पावर नहीं होती कि इसको ज्यादा डिस्टेबलाइज कर पाए एज कम्पेयर टू ये। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये प्लस एम ग्रुप सिर्फ इसी के लिए अवेलेबल है इधर की साइड कॉन्जुगेशन करने के लिए, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये हो जाता है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन के थ्रू अपने आप की प्लस एम पावर बहुत कम हो जाती है, इसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन ये, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल इसका होगा, तभी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हाई इसी का होगा, ए देन बी देन सी, तो ये हमारा क्या आ गया, एसिडिक नेचर। ठीक है भैया, ये हमारा एसिडिक नेचर आ गया। तो अब बताओ कि इन दोनों में से विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड O यहाँ पे O लग रहा है, और एक डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन हमारे पे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे। तो इन दोनों में से बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एक में क्वेश्चन आ गया, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो हमने मान लिया HA, ये H एक हाइड्रोजन A है, ये हाइड्रोजन B है। ठीक है भैया, इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी। तो भाई चेक करो, निकालोगे यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसे निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो भैया देखो ये बेचारा यहाँ पे आसानी से डीलोकलाइजेशन करके अपने आप को डिस्पर्स कर सकता है, मतलब अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। और ये बेचारा जैसे ही अपने आप को यहाँ पर रेजोनेंस के लिए लेके जाएगा, तो ये ऑक्सीजन ग्रुप रेजोनेंस कर प्लस एम इफेक्ट के थ्रू अपन इसको डिस्टेबलाइज कर सकता है, पर यहाँ पे कोई डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, यहाँ पे डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इसको डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो HA में और HB में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ऑब्वियस सी बात है HA का जो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्यों यहाँ पे जो अनायन है सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो HA की जो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू HB। ठीक है भैया, ऐसे ही आ जाओ। अब हम कुछ एक इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड लेकर आ रहे हैं जिसका फेमस नाम है, जिसको हम देखने वाले हैं, उसका नाम है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। तो देखो भाइयों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, ठीक है भाइयों, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, तो इसमें बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या फंडा है। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है भाइयों, इसमें हम ये यूज करेंगे, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का सबसे ज्यादा यूज होगा नेम रिएक्शन में, मिथिलीन कंपाउंड। ठीक है भाइयों, नेम रिएक्शन में ये सारे काम आएंगे, ये सारे काम आएंगे, ये फंडा मतलब पूरी ये रिएजेंट में भी वर्क करेगा, ये सारे एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिटी सब कुछ वहाँ रिएजेंट में यूज होंगे, और नेम रिएक्शन में तो खासकर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है भैया, तो इसलिए हमें यहाँ पे एसिडिटी स्ट्रेंथ को हमें कंप्लीटली आना चाहिए। ठीक है भैया, तो देखो इस कार्बोनिल कंपाउंड से अटैच ये अल्फा कार्बन होगा, और इस कार्बोनिल कंपाउंड से भी अटैच ये अल्फा कार्बन होगा, तो बेसिक बात है इसके पास एक ही अल्फा कार्बन है, और इससे अटैच एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, और निकालते यहाँ पे एनाइन फॉर्म होगा। तो भाइयों जैसे ही हम इस एनाइन को फॉर्म करेंगे, तो ये एनाइन यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए जा सकता है, कोई फैक्टर नहीं है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो एक बार जो बनेगा इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ कि एक बार यहाँ पे चला गया तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ और डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये वापस रेजोनेंस कर अपने आप को और भी ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है। ये वहाँ उतरेगा, वापस डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड यहाँ उतर के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो देखो भाइयों, यहाँ डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा और यहाँ पे O पे नेगेटिव और इधर डबल बॉन्ड। मतलब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा ये क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड अदर कंपाउंडों से जितना हमने कंपाउंड देखे वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसके पास होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसके पास होती है। तो भाई देखो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। मतलब डबल बॉन्ड यहाँ से भी डीलोकलाइज हो रहा है और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, डेल नेगेटिव इधर, डेल नेगेटिव इधर, डेल नेगेटिव इधर। तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो ये अनाइन है, नेगेटिव चार्ज है, आसानी से 2 कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू अपने आप को डिस्पर्स कर पा रहा है और यहाँ पे देखो ये अपने आप को 2 कार्बोनिल के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी गवर्न कर रहा है। तो मतलब यहाँ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे 2 कार्बोनिल ग्रुप, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कंपेयर टू अभी जितने भी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के जितने भी ऑर्डर किए थे ना, उनसे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। तो ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। दिस नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय द 2 कार्बोनिल कंपाउंड। इसी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि 2 कार्बोनिल कंपाउंड इसको स्टेबलाइज करते होते हैं। ठीक है भाइयों, अब आ जाओ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ही ले लेते हैं। इनमें बताना कौन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस अनाइन की सबसे ज़्यादा होगी। तो एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड हमारे पे ये है और ये हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास सिंपल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, एक ही है। तो देखो भाइयों अल्फा कार्बन, देखो अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ही होगा, इससे अटैच अल्फा कार्बन ये है, इस पे हाइड्रोजन ही होगा। तो ये हटाएंगे, ये हटाएंगे। तो भाइयों देख सकते हैं अभी हमने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी डीलोकलाइज हो सकता है और यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है बाय 2 कार्बोनिल कंपाउंड, 2 कार्बोनिल कंपाउंड। यस या नो, यस या नो। यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपाउंड इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे बेचारा एक कार्बोनिल कंपाउंड इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ओनली 1 कार्बोनिल कंपाउंड स्टेबलाइज्ड। ठीक है भाइयों, कार्बोनिल कंपाउंड। तो भाइयों 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिलकर स्टेबलाइज करें नेगेटिव चार्ज को और एक कार्बोनिल कंपाउंड मिलकर स्टेबलाइज करें, तो एसिडिक पावर किसकी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियस बात ये होगा एज कंपेयर टू ये। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ए और बी में एसिडिक स्ट्रेंथ में जीत जाता है ए। क्यों, यहाँ पर 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिलकर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। हाँ या ना। तो ऐसे ही आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है भाइयों, ऐसे ही आ जाओ, आ जाओ। देखो एक तो ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है ही हमारे पास और एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड O और एक ग्रुप लग गया CH3। ठीक है भाइयों, एक ग्रुप लग गया CH3 और एक यहाँ पे भी CH3 मॉलिक्यूल लग रहा है। ठीक है, और एक हमारे पास डबल बॉन्ड O और एक CH3 मॉलिक्यूल यहाँ लग रहा है और एक CH3 मॉलिक्यूल हटा के मैंने लगा दिया +M ग्रुप। और एक कार्बोनिल कंपाउंड और ले लेते हैं हम, डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ लगे हुए हैं +M ग्रुप। तो भाइयों देखो A, B और C और D में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, मतलब एसिडिक ऑर्डर भी बताना पड़ेगा। ठीक है भैया, मतलब जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑब्वियस ही बात है एसिडिक ऑर्डर उतना ही हो जाएगा। तो आ जाओ A, B और C और D में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो देखो भाइयों यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हटाया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हटाया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसको भी हटाया। तो देखो भैया यहाँ अनाइन फॉर्म होंगे, यहाँ अनाइन फॉर्म हुए होंगे, यहाँ अनाइन फॉर्म हुए होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आसानी से 2 कार्बोनिल कंपाउंड में अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहा था, क्योंकि कोई भी फैक्टर इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा था। नो फैक्टर डिस्टेबलाइज्ड, कोई भी फैक्टर इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा था। पर जैसे ही हमने इस अनाइन पाया, ये अपने को स्टेबलाइज तो कर सकता है दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में, पर भाइयों यहाँ पर +I पावर आ गई और +I पावर क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। किसकी वजह से, इंडक्टिव पावर के थ्रू, इंडक्टिव पावर के थ्रू। ठीक है भैया, और यहाँ पे देखो एक बेचारा इंडक्टिव पावर लगा रहा है और एक +M पावर लगा रहा है, अपने लोन पे डोनेट कर इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे देखो दोनों ही +M पावर वाले, दोनों ही +M पावर वाले और +M पावर देके इसको डिस्टेबलाइज और भी ज्यादा कर रहे हैं।
कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो भाइयों यहाँ पे देखो, ये कोई भी इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा। यहाँ प्लस आई के थ्रू इसकी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, पर इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दो प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे एक प्लस आई, यहाँ प्लस एम ग्रुप। तो मैंने क्या बताया था, ऑर्डर क्या था, प्लस एम ग्रुप जैसे ही आ जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब प्लस एम ग्रुप जैसे ही ऑक्सीजन ग्रुप आते हैं, प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे तगड़ा इफेक्ट होता है, तो एक मेसोमेरिक इफेक्ट लग गया और एक प्लस आई इफेक्ट लग गया, तो इसके कंपैरिजन में इसकी सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है। तो मतलब ये स्टेबल एनायन होगा, इसके कंपैरिजन ये थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल होगा। और इनमें देखो दोनों जगह प्लस है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन इसकी होती है। ए बी और सी और डी में सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन इसकी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस एम मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा लोएस्ट ही होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा हाई इसकी होगी, ए की, देन बी की, देन सी की, देन डी की। ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया। तो भाइयों ऐसे ही हमें कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है भाइयों, इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताना भाइयों एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो भाइयों कार्बोनिल कंपाउंड में बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे दिक्कतें को झेलनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये डबल बॉन्ड एक यहाँ लग रहा है। तो भाइयों यहाँ देखो, तो भाइयों यहाँ देखो हमारे पास अल्फा कार्बन ये होगा, एक अल्फा कार्बन, इन दोनों से एक अल्फा कार्बन ये होगा और एक अल्फा कार्बन इसके अकॉर्डिंग ये होगा। तो देखो भाइयों यहाँ पे जो हाइड्रोजन लग रहा होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग रहा होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक हाइड्रोजन यहाँ लग रहा होगा। तो जैसे ये हमारे पास ए हाइड्रोजन ये है, ये हमारे पास बी हाइड्रोजन है और ये हमारे पास सी हाइड्रोजन है मानो, ठीक है भाइयों। तो बताओ एसिडिक ऑर्डर की स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक ऑर्डर की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो भाई यहां देखो, यहां देखो, देखो देख सकते हैं इस, अगर यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब देखना है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एच बी मतलब कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो हमारा डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। तो देखो भाइयों ये बेचारा एनायन जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए जाएगा, जैसे यहाँ स्टेबिलिटी पे जाएगा तो ये प्लस एम ग्रुप बेचारा यहीं पे खड़ा है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, और कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन भी नहीं है। अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन होती तो इसकी थोड़ी प्लस एम पावर कम होती, तो इससे थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो सकता है, पर यहाँ पे कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये हो गया एच बी। अब आ जाओ एच सी को देखो, एच सी को देखो, हाइड्रोजन सी को देखो, यहाँ पे देखो जैसे ही एनायन यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन के लिए जाएगा तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप है नहीं, ऐसे इधर भी जाएगा तो यहाँ पे भी कोई ग्रुप नहीं है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि नो फैक्टर, कोई भी फैक्टर नहीं है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, कोई भी फैक्टर नहीं है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो एच ए में देखो यहाँ पे जो ये प्लस एम पावर के थ्रू इसको डिस्टेबलाइज कर सकता है, और प्लस एम पावर इधर भी जा रही है, प्लस एम पावर इधर भी जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, तो देखो 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 एक चीज और देखो भाइयों यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये दो कार्बोनिल कंपाउंड से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, और ये वाला जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके जो एनायन है वो सिर्फ एक कार्बोनिल कंपाउंड से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, एक कार्बोनिल कंपाउंड से स्टेबलाइज्ड हो रहा है ही नहीं हो रहा। तो भैया दो कार्बोनिल कंपाउंड से जो स्टेबलाइजेशन मिलेगी वो एक कार्बोनिल कंपाउंड से स्टेबलाइजेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियस ही बात है दो कार्बोनिल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन एक कार्बन वाला, और ये तो प्लस एम के थ्रू डिस्टेबलाइज सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन जीता, एच सी, देन एच बी, देन एच ए। ये हमारा ऑर्डर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है भैया। तो ऐसे ही हमें कंपेयर करना है, ठीक है भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है भैया। ये तो हमारा लेवल 1 था कार्बन एसिडिक पावर बताने में कार्बन एसिड में, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में। अब अपने लेवल 2 पे चल रहे हैं, अब अपने हम लेवल 2 पे चल रहे हैं। अगर ब्रिजिंग एटम आ जाए, क्या भाइयों, ब्रिजिंग एटम आ जाए, ब्रिज्ड कार्बन आ जाए, ब्रिज्ड कार्बन आ जाए, ब्रिजिंग एटम आ जाए, ब्रिज्ड एटम, ठीक है भाइयों। तो आ जाओ ब्रिज्ड एटम आ जाओ। जैसे एक हमारे पास आंसर दे रखा है ये, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कैसे डिपेंड कर रही होगी। तो देखो भाइयों
इससे अटैच ये अल्फा कार्बन होगा, इससे ये, ठीक है, और एक अल्फा कार्बन ये होगा ही नहीं होगा, ये एक अल्फा कार्बन ये होगा ही नहीं होगा, और यही यहां पे भी अल्फा कार्बन होगा। ऑब्वियस बात है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक जैसे ही होगा। तो HA और HB में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HA और HB में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो भाइयों इसको, इसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है, ये ब्रिजड एटम की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है। इसको हम चेंज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, कर सकते हैं नहीं कर सकते? आपको मैंने प्लसम इफेक्ट जब पढ़ा रहा था तो ब्रिजिंग एटम के सारे प्लसम इफेक्ट की वेरिएशन सब कुछ बता रखी थी। तो भाई देखो ब्रिजिंग एटम में ऐसा कुछ होता है। तो देखो ये 6 कार्बन थे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, और देखो एक कार्बन के थ्रू ये अपने दो, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, तो लगाओ भाई 1 2 3 4 5 6, और पहला और चौथा कार्बन किसी अदर एटम से, मतलब 7वें कार्बन से अटैच है, तो पहला और चौथा कार्बन किसी 7वें कार्बन से अटैच है। बन गई वही स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है भाइयों। अब बात आती है, अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पे एनायन आएगा, और अगर मैंने इस वाले हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पे एनायन आएगा। ऑब्वियस बात है, यहाँ वाले हटाओ वहाँ वाले हटाओ, बात तो एक ही है। ये वाला हाइड्रोजन भी यही है, एक ही है, HB दोनों एक ही है, और ये HA, ठीक है भैया। बताना है कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो भैया मैंने एक चीज बता रखी है कि ये हमारे होते हैं ब्रिज्ड हेड, ये हमारा ब्रिज्ड हेड होता है, ब्रिज्ड हेड होता ही नहीं होता है, ये हेड और ये हेड ब्रिज्ड हेड होता है, और ये हमारा क्या होता है? ब्रिजिंग एटम होता है, ब्रिजिंग एटम होता है। और आपको मैंने बता रखा है कि ब्रिज्ड हेड पे sp2 हाइब्रिडेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, इतना याद रखना। ब्रिज्ड हेड पर sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल sp2 हाइब्रिडेशन, नो sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल। तो इस चीज का याद रखना। तो जैसे अगर ये अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए लेकर जाता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है, क्यों? तो पहले और दूसरे और छठे कार्बन पे, तो दूसरे और छठे कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया, तो जैसे अपने आप को यहाँ पर लेके जाएगा तो ये स्टेबिलिटी के लिए लेके जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये जो कार्बन है अभी तो sp3 हाइब्रिडेशन थी इसकी, और जैसे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। और अभी मैंने क्या बोला? ब्रिज्ड हेड पर sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, और जिसकी वजह से भाइयों इसकी हाइब्रिडेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ये अपने H+ को लूज नहीं कर सकता। तो इसके जो अनायन होंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा, आपको क्लियर करता हूं, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अपने डीलोकलाइजेशन में जा नहीं सकता। डीलोकलाइजेशन में गया तो डबल बॉन्ड बनेगा, इधर भी क्या तब भी डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनता ही इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे जो ये डबल माइनस चार्ज है ये क्या हो गया? लोकलाइज्ड ही रहा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल ही नहीं है ब्रिज्ड हेड पे। और अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकाल रहा हूँ तो ये डबल बॉन्ड अपने ये जो माइनस नेगेटिव चार्ज है डिलोकलाइजेशन कर अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। भले ही यहाँ पर ये 1 कार्बोनिल कंपाउंड से स्टेबलाइजेशन कर रहा है, ये आप बोल सकते हैं 2 कार्बोनिल कंपाउंड से अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, पर रीजन ये है अपने जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर लोकलाइज्ड है और ये वाले डीलोकलाइज्ड है। और डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। मोर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा और ये लोकलाइज्ड डिस्पर्जन नहीं हो रहा चार्ज। अगर चार्ज रुका होता है तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो इन दोनों में से सबसे स्टेबल एनाइन किसका होगा? HA का, HB का। HB का सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन होगा, देन HA का। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर भी आ चुका है भाइयों। नोट कर लो। ऐसे ही अपने लेवल 3 पे चलने वाले हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन और करो इससे बेस्ड कि ब्रिजिंग एटम पे कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। तो एक चीज याद रखना, ब्रिज्ड हेड पर कोई भी sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इस चीज का याद रखना। तो आ जाओ, एक हमारे पास ये ग्रुप है डबल बॉन्ड O, और एक हमारे पास ऐसे ब्रिज्ड कार्बन दिखा रखे हैं, ठीक है भाइयों। तो एक हमारे पास ग्रुप ऐसा है, हमारे पास डबल बॉन्ड O, ठीक है भाइयों। और एक हमारे पास जो ग्रुप है डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और सिंपल, ठीक है भाइयों। ABC में एसिडिक ऑर्डर बताओ, ABC में एसिडिक ऑर्डर बताओ। तो भैया ABC में एसिडिक ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो देखो भैया, A
बी और सी में एसिडिक ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस कार्बोनिल कंपाउंड से बेस्ड ये अल्फा हाइड्रोजन और इस कार्बन से ये भी अल्फा हाइड्रोजन, और ये दोनों ही कैसे हैं, ब्रिज्ड हेड पे होंगे नहीं होंगे, ब्रिज्ड हेड पे होंगे। और ब्रिज्ड हेड पे जैसे ही एनायन फॉर्म करेगा, ये एनायन ब्रिज्ड हेड पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो दोनों ही क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे नहीं होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, और लोकलाइज्ड होने की वजह से ये अपने आप को डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे तो हाईली अनस्टेबल होंगे। तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब बोलोगे कौन सा हाइड्रोजन लेके चले एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो इन दोनों में कंपेयर करो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा, तो ये ब्रिज्ड हेड पे तो ये नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो भाई ऑब्वियस ही बात है हम ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले हाइड्रोजन लेके आएंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ वाले ही हाइड्रोजन को लेके आएंगे। तो भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसकी जो इससे स्टेबलाइजेशन इससे हाई हो जाएगी इसकी, क्योंकि अपने आप को डिस्पर्स कर पा रहा है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर इसको कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर में कोई डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, ये आपको अपने आप को आसानी से 2 कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या 2 कार्बोनिल के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, या 1 कार्बोनिल के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पर ब्रिज्ड हेड पे होने की वजह से इसके नेगेटिव चार्ज क्या रहेंगे, लोकलाइज रहेंगे और अपने आप को डिस्पर्स नहीं कर पाए, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम ही रही। तो ऑब्वियस ही बात है एसिडिक ऑर्डर हमारा सी देन बी देन ए ही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने एसाइक्लिक और साइक्लिक, एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड की अलग एसिडिक स्ट्रेंथ देखी और साइक्लिक की अलग एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली, कैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ साइक्लिक की अलग देखी, एसाइक्लिक की देखी, वो हम कर चुके हैं। अब चलते हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों आ जाए तब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे गवर्न करेंगे, तो उस चीज पे आ रहे हैं। तो भाइयों एसाइक्लिक वर्सेस साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड में 1,3 डाई कार्बोनिल भी बोल सकते हैं। तो आ जाओ, एक हमारे पास ये है एसाइक्लिक कंपाउंड है, ये कैसा है एसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक कार्बोनिल और एसाइक्लिक कार्बोनिल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अब जब दोनों एक साथ आने लगे तो हम एसिडिक ऑर्डर कैसे बताएंगे, उस चीज पे आ जाओ। तो भाइयों H पॉजिटिव आयन को निकालो, अनायन बनाओ, इसको भी ये निकालो, अनायन बनाओ। तो भाइयों देख सकते हैं ये भी नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनिल से स्टेबलाइज्ड है, ये भी नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनिल से स्टेबलाइज्ड है, और ये भी 2 कार्बोनिल से अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। तो फिर बाद में हम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, कौन सा कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो भाई इस चीज में आओ, एसाइक्लिक और साइक्लिक में थोड़ा बहुत फर्क होता है, कुछ वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से साइक्लिक की जो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एसाइक्लिक की कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसके पीछे रीजन है। तो देखो भाइयों, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर इधर डीलोकलाइजेशन के लिए जाता है, अगर इधर डीलोकलाइजेशन के लिए जाता है तो मैंने माना ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन C1 कार्बन C2, अगर ये नेगेटिव चार्ज उधर डीलोकलाइजेशन के लिए जाता है तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड इस फ्री हो जाता है, पूरा अच्छी तरह फ्री हो जाता है, वो अपने आप को रोटेशन में ले जाता है, रोटेशन होने लग जाती है यहाँ पर। और रोटेशन होने की वजह से यहाँ पर प्लेनरिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी वजह से परफेक्ट ओवरलैपिंग हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती, जैसे ही उधर डीलोकलाइजेशन के लिए जाता है ये तुरंत रोटेट होने लग जाते हैं, और रोटेट होने की वजह से इनकी प्लेनेटरी डिस्टर्ब हो जाती है और परफेक्ट ओवरलैपिंग हो नहीं पाती, और जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो इसी वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उनकी हाई होती है। क्यों, यहाँ पर कोई बॉन्ड रोटेशन नहीं होता, नो बॉन्ड रोटेशन, और ना वो बॉन्ड रोटेशन होने की वजह से इनकी जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड का जो स्टेबलाइजेशन चलता रहता है, नेगेटिव चार्ज का जो स्टेबलाइजेशन 2 कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में आसानी से चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जैसे ही उधर जाता है ये अपने आप को रोटेट करने लग जाते हैं, और रोटेट होने की वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो साइक्लिक और एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड एक साथ आ जाए तो ऑब्वियस ही बात है ए और बी में आप किसको टिक मार के आओगे, बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए से। तो भाई ये था एसिडिक स्ट्रेंथ, देख लिया हमने, एसिडिक स्ट्रेंथ देख लिया। ऐसे ही अगर मैं एक और कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, अगर मैं एक और कार्बोनिल कंपाउंड लिया हूं जैसे ये, तो बताओ ए बी और सी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ए बी और सी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो भाइयों
यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो भाई देख सकते हैं ये वाला नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनिल कंपाउंड से स्टेबलाइज्ड है, ये वाला भी 2 कार्बोनिल कंपाउंड से स्टेबलाइज्ड है, और ये वाला सिर्फ 1 कार्बोनिल कंपाउंड से स्टेबलाइज्ड है। ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में से सबसे एंड में तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, तो सबसे एंड में तो बी की लगा दो। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगी, इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ? ऑब्वियस बात है साइक्लिक की होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड रोटेशन नहीं होती, और यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन होने की वजह से इनकी प्लैनेटरी की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, और प्लैनेटरी डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। तो सी की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, देन ए की, सबसे ज्यादा सी की, देन ए की, देन बी की। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया है भाइयों। ऐसे ही आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ए साइक्लिक वर्सेस साइक्लिक में अब आप डिसीजन आसानी से बता सकते हो, बस बॉन्ड रोटेशन का ध्यान रखना। ए साइक्लिक में बॉन्ड रोटेशन हो जाती है और साइक्लिक में बॉन्ड रोटेशन नहीं होती, साइक्लिक में बॉन्ड रोटेशन नहीं होती। ऐसे इस पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ कि इसमें और इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो देखो भाइयों, तो देखिए भाइयों, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये अब बताओ इन तीनों में से स्टेबिलिटी किसके पास होगी ज्यादा? तो भाइयों अभी मैंने क्या बताया, ए साइक्लिक और साइक्लिक साइक्लिक। तो ए साइक्लिक में लड़ाई होगी तो साइक्लिक जीतेगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। क्यों? इनके अंदर बॉन्ड रोटेशन होती नहीं है, बी और सी में तो बॉन्ड रोटेशन होगी नहीं, इनके अंदर बॉन्ड रोटेशन होने की वजह से। तो यार हम देख भी रहे नेगेटिव चार्ज दोनों 2 कार्बोनिल से स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनिल से स्टेबलाइज्ड है या नहीं है? ये इधर स्टेबलाइज होगा बिल्कुल, और इधर भी स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज दोनों कार्बोनिल पे स्टेबलाइज्ड है। तो तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए, नहीं भाइयों। तो भैया अभी हमने देखा कि इसके अंदर बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होती है, जैसे ही उधर जाएगा तो इसके अंदर बॉन्ड रोटेशन होने की वजह से प्लैनेटरी डिस्टर्ब हो जाएगी, प्लैनेटरी डिस्टर्ब होने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा तो लीस्ट एसिडिक हो गया ए। बी और सी में कौन सबसे ज्यादा लीस्ट एसिडिक होगा? तो भाई हम देख रहे हैं ये वाला भी नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनिल से स्टेबलाइज्ड है, ये वाला भी नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनिल से स्टेबलाइज्ड है, और दोनों ही साइक्लिक है, दोनों में ही बॉन्ड रोटेशन नहीं हो रही, दोनों की प्लैनेटरी डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो हम कैसे डिसीजन लेंगे इन दोनों की स्टेबिलिटी को गवर्न करने के लिए? तो भैया यहां पर तो 2 कार्बोनिल वाले का फैक्ट जो स्टेबलाइजेशन ऑर्डर तो खराब हो गया, तो हम चेक करेंगे इंडक्टिव फैक्ट। क्या देखेंगे? इंडक्टिव फैक्ट। जब हम ऐसे केस में फंस जाते हैं तो चेक करेंगे आस पड़ोस के लोगों को। तो आस पड़ोस के में देख रहे हैं यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो ये 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन के थ्रू इंडक्टिव फैक्ट, दोनों ही प्लस आई के थ्रू इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, इस कार्बन एन को। यहाँ 3 कार्बन मिलके इस एनाइन को स्टेबलाइज करेंगे। तो भाइयों 3 कार्बन मिलके इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ज्यादा स्टेबलाइजेशन डिस्टेबलाइजेशन होगी, और 2 कार्बन मिलके जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे थोड़ा कम डिस्टेबलाइजेशन होगी। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 कार्बन से जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा, तो इससे हमारा जो कार्बन है थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन में इससे। तो कंपेरिजन में सबसे ज्यादा कौन जीतेगा, बी या सी? बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन सी, देन हमारा ए। तो ये चीज था एसिडिक ऑर्डर बताने का। ठीक है भैया, ऐसे ही आ जाओ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। बस फर्क क्या है, यहाँ पे एल्कोक्साइड ग्रुप लगा दिए, और यहाँ पे तो है ही हमारा हाइड्रोजन, और ये हटेगा। और ऐसे ही हमारे पास एक ग्रुप और आया जिसका देखो भाइयों डबल बॉन्ड O और H ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, यहाँ से निकला। ठीक है भाइयों, यहाँ से निकला तो एनाइन यहाँ फॉर्म होगा। अब बताओ ए और बी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो भाई आप देख सकते हो यहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज हो रहा है, मतलब स्टेबलाइजेशन में है 2 कार्बोनिल कंपाउंड। पर भाई यहाँ पे देख रहे हैं प्लस एम ग्रुप के आने से ये अपने प्लस एम के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इसको डिस्टेबलाइज कर सकता है, दोनों तरफ प्लस एम ग्रुप है। और ऐसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जैसे दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास जाएगा तो दोनों तरफ प्लस एम ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? तो ए और बी में कौन सबसे ज्यादा, दोनों के पास दोनों ही साइड प्लस एम ग्रुप है, तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? तो भाई मैंने आपको बताया था कि ए और बी में, ए साइक्लिक और साइक्लिक में यहाँ बॉन्ड रोटेशन होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और यहाँ बॉन्ड रोटेशन ना होने की वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो बी की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ए से।
क्योंकि दोनों में ही फैक्टर एक जैसे हैं, दोनों में फैक्टर गवर्न कर रहे हैं एक जैसे, तब हम ये साइक्लिक और एसाइक्लिक के फैक्टर पाएंगे, इसकी वजह से ये जीतता है, ये हार जाता है। ठीक है भैया। अब आ जाते हैं, एक एक्सेप्शन है जिनको हमें देखना है। एक एक्सेप्शन होने की वजह से उसमें बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल अनाइन किसका होगा, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। एक्सेप्शन है भाइयों। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि यहाँ पे डिसीजन होता है pKa वैल्यू से, pKa वैल्यू से। तो भैया pKa वैल्यू से जिसकी pKa वैल्यू लो होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। और pKa की वैल्यू हाई होगी, ज़्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा भाई? और कम होगी। तो यहाँ पे जिसकी लो pKa वैल्यू होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जिसकी हाई pKa वैल्यू होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। ये तो हमें पता है, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आसानी से कोई भी फैक्टर इसको परेशान नहीं कर रहा। ये दो कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू अपने नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर सकता है, और डिस्टेबलाइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने नेगेटिव चार्ज को दो कार्बोनिल कंपाउंड से तो अपनी स्टेबलाइजेशन बढ़ा रहा है, पर यहाँ पे प्लस एम ग्रुप होने की वजह से, प्लस एम ग्रुप होने की वजह से इसको डिस्टेबलाइजेशन भी झेलना पड़ रहा था, और यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ए और बी में एसिडिक ऑर्डर हमारे अकॉर्डिंग तो ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक ऑर्डर ए का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कोई फैक्टर इसको परेशान नहीं कर रहा। यहाँ पे प्लस एम फैक्टर दोनों तरफ से इसको परेशान कर रहे हैं, और इसकी वजह से बी की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। पर भाइयों जो ये बी वाली ग्रुप की pKa वैल्यू लो होती है और इसकी pKa वैल्यू हाई होती है। और भैया मैंने जैसे बताया pKa वैल्यू लो होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हाई हो जाती है ए के कंपेरिजन में। क्यों होती है? ये एक्सेप्शन है भाइयों, इस चीज को याद करना है, इस चीज को याद रखना है। इसकी pKa वैल्यू की वजह से डिसीजन होता है। तो दोस्तों अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की तरफ चल रहे हैं। अब हम बताएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोकार्बन्स में कैसे वेरिएशन आएगी, कैसे हमें बताएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ किस हाइड्रोकार्बन की सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास तीन तरह के हाइड्रोकार्बन्स है, ए बी और सी, ए बी और सी। तो भाइयों हाइड्रोकार्बन्स की एसिडिसिटी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर से बतानी है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो एक हाइब्रिडाइजेशन हमारे पे sp पाएगी, एक sp2 पाएगी और एक sp3 पाएगी। तो भाइयों sp, sp2 और sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता था? En वैल्यू का ऑर्डर क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती थी sp2 से, और sp3 की सबसे ज्यादा लीस्ट होती थी। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो यदि याद रखना हाइड्रोकार्बन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देंगे, और हाइब्रिडाइजेशन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे। जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? एसिडिक पावर हाई हो जाएगी। तो देख रहे हैं sp की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो obvious सी बात है sp सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन sp2 होगा, देन sp3 होगा। तो यही चीज हमें चेक करनी है भाइयों, यही चीज चेक करनी है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, फिर चेक करो हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडेशन वाला हाईली एसिडिक होगा, तो ये ऐसे हमें गवर्न करना है। तो भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। तो भाई इस चीज पे आओ, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन चेक करो, sp यहाँ पे डबली बॉन्डेड होने की वजह sp2 और यहाँ पे sp3, यस या नो? sp, sp2, sp3। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर में sp की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन sp2 की, देन sp3। तो यही हमारा एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा, a की सबसे ज्यादा, देन b की सबसे ज्यादा, देन c की। तो भाई यही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन में आऊं, अब चेक करो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड होने की वजह से sp, और यहाँ पे नाइट्रोजन ये जो कार्बन के जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज होने की वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 होती है, और यहाँ पे डबली बॉन्डेड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो हमने देख तो लिया हाइब्रिडेशन क्या होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हाई होगी किसकी लो होगी। तो sp होने की वजह से, और कोई sp है नहीं है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? A सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो गया,
बी, सी और डी में बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक और कौन सबसे लीस्ट। तो sp2 sp2 sp3 सबसे ज्यादा लीस्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है, और जितनी ज्यादा लीस्ट उतनी ज्यादा लीस्ट एसिडिक, ऑब्वियस सी बात है। तो ए और लीस्ट तो मान लिया हमने डी हो गया। बी और सी में एसिडिक ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी sp2 यहाँ पे भी sp2, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर फेल हो जाए तब हम चेक करेंगे दूसरा कौन सा, रेजोनेंस का फैक्टर, रेजोनेंस का फैक्टर। तो भाई रेजोनेंस के फैक्टर के हिसाब से ये जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होकर अपने आप को स्टेबल कर रहा है, मतलब यहाँ डीलोकलाइज्ड है, और ये नेगेटिव चार्ज बेचारा कहीं डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ लोकलाइज्ड है। और किसी के ऊपर चार्ज रुका हुआ होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये लोकलाइज्ड है, इसका चार्ज रुका हुआ है तो ये हाईली अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से इसका एनायन अनस्टेबल होगा, तो ऑब्वियस ही बात है एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इसकी हाई होगी, तो बी के सबसे ज्यादा होगी, देन सी की, और डी में तो चेक कर लिया हमने। पहले हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से काम बन रहा है तो उसी से करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से काम नहीं बन रहा हमारा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नहीं बना हमारा तो हमने रेजोनेंस का फैक्टर चेक करा, फिर चेक करा लोकलाइज्ड कौन से, डीलोकलाइज्ड कौन से। लोकलाइज्ड होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, डीलोकलाइज्ड होगा एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा। ए और बी में देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp और इसकी हाइब्रिडाइजेशन H निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। sp2 क्यों हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड है। और भाई अभी मैंने क्या देखा, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। पर भाई यहाँ पे तो sp हाइब्रिडाइजेशन से और sp2, पहले मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से डिसीजन लेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट फेल हो जाता है तब हम रेजोनेंस इफेक्ट पे चलेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से तो sp की हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा, sp2 की सबसे कम, तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ पे sp जीत रहा था, sp2 कम हो रहा था, तो a यहाँ पे बीट कर रहा है b को, जबकि ये डीलोकलाइजेशन से अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, फिर भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू। अगर ये तो हमारा ये चीज आ गया, अगर बाय चांस हमारे पास क्या आ जाए भाइयों, अगर बाय चांस हमारे पास एरोमेटिक बिहेवियर वाले एटम आ जाए, एरोमेटिक बिहेवियर वाले एटम आ जाए, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का, तब हम कैसे डिसीजन लेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो भाइयों बताओ, तो आपके पास ये ग्रुप हैं, ये सभी ग्रुप में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। एक ग्रुप है हमारे पास बेंजीन में लगा है CH2 ग्रुप और H लगा पड़ा है यहाँ पर, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई सभी में निकालो, नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, यहाँ निकालो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, यहाँ से निकालो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और यहाँ बनाओ यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में आ जाओ, sp ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होने की वजह से sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो भाइयों आ जाओ, तो sp होने की वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, a b c और d होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के हिसाब से चले तो सबसे ज्यादा ये एसिडिक होना चाहिए, पर भाई ये एसिडिक नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। और भाइयों ये एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड कार्बोएनाइन है, और एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड कार्बोएनाइन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बोएनाइन। क्यों, इसी वजह से एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया a से। अब b c और d में कंपैरिजन करो, दोनों की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम क्या बोले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर फेल हो जाए तब हम चेक करेंगे क्या, रेजोनेंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं डबली बॉन्डेड होने की वजह से नेगेटिव चार्ज, तो ये तो लोकलाइज्ड रह गया। आपको मैंने बता रखा है डबली बॉन्डेड होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लोकलाइज्ड ही रह जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस कर अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहा है। तो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, तो अब भी सी बात है डीलोकलाइज्ड कार्बोएनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा लोकलाइज से, तो ऑर्डर में डी सबसे ज्यादा जीत जाता है सी। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ चुका है भाइयों, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ चुका है। तो ऐसे ही इस पे आओ, एक हमारे पास ग्रुप ये दे रखा है और एक हमारे पास ये दे रखा है, तो इन दोनों में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, ए और बी में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो तुरंत डीप्रोटोनेट करो, नेगेटिव चार्ज निकालो,
तो निकाला। तो चेक करो, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। और ये कंपाउंड क्या हो गया, 2 2 4 2 6, और साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। और एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। तो ऑर्डर में कौन जीत गया, बी सबसे ज्यादा जीत गया सी से, बी सबसे ज्यादा जीत गया सी से। ठीक है भाइयों, ठीक है। तो यही तक था हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगर भाइयों जिस भाइयों को इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर जिन भाइयों को थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे थोड़ा भी लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे अच्छी वीडियो आपको लाके आपके सामने रखेंगे। पर भाइयों जिन भाइयों को ये चीज़ समझ में आएगा, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसकी वजह से मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है भाइयों, तो नोट कर लो।